नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है आरसीईपी, उसमें कौन सी कंट्रीज शामिल है और भारत आरसीईपी डील से क्यों पीछे हटा, उसके पीछे के क्या क्या रीजंस है, क्या क्या इकोनॉमिक रीजंस है, ये सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो आरसीईपी का टॉपिक है ये एसएसबी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएसबी के जीडी में भी बहुत बार डिस्कस किया जाता है या फिर पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो लेक्चरेट के 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें भी एक टॉपिक ये आता है। तो आरसीपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एफटीए ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन आसियान कंट्रीज। आसियान जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान कंट्रीज है वो 10 कंट्रीज है जिसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसी कंट्रीज शामिल है। और जो 6 अदर कंट्रीज है जो नॉन आसियान कंट्रीज है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। तो ये जो 6 कंट्रीज है प्लस आसियान, इन्होंने आरसीईपी डील साइन की। पर उसमें से जो इंडिया है वो एक्सक्लूडिंग इंडिया, मतलब इंडिया ने ये डील साइन नहीं की। तो आसियान प्लस बस 5, मतलब 10 आसियान की कंट्रीज और 5 जो अदर कंट्रीज है वो मिला के बस 15 कंट्रीज ने इस डील को साइन किया। इंडिया ने इस डील को साइन नहीं किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, ये आपको ध्यान में रखना है, वरना आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया आरसीईपी का पार्ट है या नहीं है। एक बार एक बंदे ने इंडिया आरसीईपी का पार्ट है ऐसा कहा था। ये डील साइन हुई थी 15 नवंबर 2020 को और इफेक्टिव हो गया 1 जनवरी 2022 से, मतलब बस 5 या 6 दिन पहले से ये डील लागू हो गई या फिर इफेक्टिव हो गई। तो यहाँ पे मैप है 10 + 5 कंट्रीज का। यहाँ पे ठीक से देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तब इंडिया इस मैप में था। इस मैप में अब इंडिया नहीं है क्योंकि उसने डील साइन नहीं की। तो यहाँ पे बस टोटल 15 कंट्रीज है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और ये 10 आसियान कंट्रीज। तो आरसीईपी के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो आरसीईपी है जो अल्टरनेटिव कहा जाता है टीपीपी का। टीपीपी का फुल फॉर्म है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो जैसे ये आरसीईपी डील है कुछ उसी प्रकार ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील थी। तो ये डील स्टार्ट की थी यूएस ने, यूएस प्लस और 11 कंट्रीज थी, पर बाद में 2017 में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया। तो अभी बस 11 कंट्रीज बची है टीपीपी में। और जो टीपीपी था उसमें चाइना और इंडिया का समावेश नहीं था। जो चाइना और इंडिया है वो एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स है, फिर भी इनको उसमें नहीं लिया गया था। आरसीईपी में ट्रेड होगा गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट की जाएगी एक दूसरे कंट्रीज में, इकोनॉमिक जो सहायता एक दूसरे को की जाएगी, टेक्निकल कोऑपरेशन होगा, मतलब अगर किसी को कोई टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए रिलेटेड टू मशीनरी एटसेट्रा, तो वो की जाएगी इस डील के अंदर। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स किए जाएंगे, अगर किसी कंट्रीज में झगड़े हैं तो उसको सॉल्व किया जाएगा, और कुछ अदर इश्यूज है वो भी इसमें सॉल्व किए जाएगा अंडर आरसीईपी एग्रीमेंट। तो अभी बहुत बार न्यूज में भी आ चुका है ये पॉइंट, आपको एसएसबी में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये पॉइंट, ये देखते। तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट माना जाता है इसको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माना जाता है। और आरसीईपी रिड्यूस करेगा टैरिफ्स, मतलब जो ट्रेड के बिटवीन के टैक्सेस होते हैं वो लगभग 90% से रिड्यूस करेगा ऐसा माना जाता है। और जो रेड टेप है, रेड टेप मतलब जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं उसको रिड्यूस करेगा ये आरसीईपी एग्रीमेंट। तो ये जो आरसीईपी मेंबर स्टेट्स है, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है उसमें 15 जो मेंबर कंट्रीज है आसियान प्लस 5 मेंबर्स, तो वो लगभग उसकी पॉपुलेशन है 3.4 बिलियन। तो लगभग दुनिया की आधी पॉपुलेशन पूरी आरसीईपी कंट्रीज की है। और जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 50 ट्रिलियन का माना जाता है, मतलब बहुत ही बड़ी जीडीपी है इस रीजन की। और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक अगर इंडिया और चाइना ने इसी हाई स्पीड से ग्रो करना कंटिन्यू किया तो ये जो पूरे रीजन की जीडीपी है 2050 तक वो 100 ट्रिलियन की हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब दुगनी हो जाएगी जीडीपी। पर जैसे हम सबको पता है इंडिया ने इससे एग्जिट कर लिया है तो कोई फायदा नहीं है, इतनी भी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इंडियन मार्केट है बहुत पोटेंशियल रखती है ग्रोथ के लिए। तो ये यहाँ पे जो पाई डायग्राम है उसमें हम लोग देख सकते हैं जो 70% है वो पूरे दुनिया की जीडीपी है, और जो यहाँ पे 30% है बची हुई 29.7%, वो जो हमारे आरसीईपी डील वाले मेंबर्स है 15 मेंबर्स उनके है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो न्यूजीलैंड 0.2%, ऑस्ट्रेलिया 1.6%, साउथ कोरिया 1.9%, एशियान के जो 10 मेंबर्स है वो 10 के 10 मेंबर मिला के 3.65%, जापान 5.85%, और जो चाइना है वो 16.5%।
तो यहाँ पे इंडिया को नहीं मिलाया गया। अगर इंडिया को मिलाया जाता तो ये परसेंटेज और बढ़ सकती थी और ग्रोथ का पोटेंशियल और ज़्यादा हो सकता था। तो अब हमने तो देख लिया ये जो बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी ट्रेड के लिए इंडिया को भी और बाकी सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए भी। तो फिर इंडिया ने एग्जिट क्यों किया? कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना उसके पीछे लॉजिकल। तो इंडिया का एग्जिट करने के पीछे का रीज़न मेन था जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है, जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं। चाइनीज़ आपको पता है चला तो चांद तक नहीं तो रात तक। तो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीप होते हैं, जो इंडियन मार्केट्स को फ्लड कर देंगे। मतलब इंडियन मार्केट्स में बस घुसते जाएंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो लोग खरीदना कम करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट चीप होते हैं और इंडियन चीप प्रोडक्ट्स के पीछे भागेंगे। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की खपत ज़्यादा होगी, इंडियन मार्केट में लॉस हो जाएगी, या फिर और उसके बाद चाइना ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करेगा। मतलब हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे जिससे डेफिसिट बढ़ सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो जो इंडिया के लिए ये लॉस की बात है। चाइनीज स्टील जो हमें पता है, चाइना बहुत बड़े तौर पे स्टील प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही चीप होता है। तो इंडियन मार्केट में चाइना चीप प्राइस में स्टील बेचता है। तो इंडियन जो कुछ भी इंडस्ट्रीज है जो स्टील पे डिपेंड है, जैसे कि कार मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा, तो वो सारा चाइनीज स्टील मतलब खरीदेगी क्योंकि वो चीप मिलता है। तो जो कुछ भी इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज है वो लॉस में आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो इंडस्ट्रीज क्लोज हो जाएंगी, फिर वहाँ के वर्कर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ओवरऑल देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे देश की जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए इंडिया ने एग्जिट कर लिया। नेक्स्ट रीज़न था जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है या फिर चाइना भी है वो चीप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है। तो इंडिया एक उनके लिए डंपिंग ग्राउंड बनता है। वहाँ के जो चीप इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंडिया में आ जाते। इंडिया की जो इनबिल्ट फैक्ट्रीज है जिसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनते हैं वो फैक्ट्रीज बंद पड़ जाती। फिर वहाँ के वर्कर्स है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते और अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से हमारे रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती थी। तो आरसीपी एग्रीमेंट से एग्जिट करने का और एक रीजन ये माना जाता है जो है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के डेयरी और फार्म प्रोडक्ट्स। तो जैसे हमें पता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दुनिया का डेयरी हब माना जाता है, जिसमें बहुत बड़े तौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और बहुत बड़े तौर पे मतलब ऑटोमेशन, डेयरी इंडस्ट्री वहाँ की ऑटोमेटेड है, बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन वहाँ के डेयरी इंडस्ट्री में हुआ है। और उसी वजह से बहुत बड़े तौर पे प्रोडक्शन होने की वजह से उनके प्रोडक्ट्स भी हाई क्वालिटी होते हैं और उनकी प्राइस भी बहुत कम होती है। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत बड़े तौर पे फार्मिंग की जाती है, बहुत बड़े तौर पे वहाँ पे खेती होती है। तो वो भी प्रोडक्ट सारे इंडियन मार्केट में आ जाते अगर हमने आरसीपी डील साइन की होती। तो हमारा मार्केट पूरी तरह से फ्री बनता ऑस्ट्रेलियन डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड जो फार्म प्रोडक्ट्स है जैसे कि गेहूँ, मतलब बहुत सारे जो सारे फार्म प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंडियन मार्केट पूरी तरह से ओपन बन जाता। तो इस वजह से होता ये कि जो इंडियन फार्मर्स है या फिर इंडियन डेयरी मार्केट है वो पूरी तरह से लॉस में चला जाता। क्योंकि क्या होता, अगर ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं इंडिया के, तो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट बनते हैं बहुत ही बड़े स्केल पे, तो वो आ जाते हैं इंडियन मार्केट में, बड़े स्केल पे बनते हैं इसलिए उन्होंने सस्ता बेचा होता। तो जो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट, सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट है जो हमें इंडियन प्रोडक्ट 50 रुपए में मिलता है, तो वही ऑस्ट्रेलियंस हमें 40 रुपए में दे देते। तो ऑब्वियसली मतलब इंडियंस 40 रुपए वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का फायदा होगा ना, इंडिया का थोड़ी फायदा होगा। तो जो इंडियन फार्मर्स है या फिर डेयरी रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉयज है उनका जॉब चला जाता, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया ने यहाँ से एग्जिट किया। और मेन रीजन ये था कि जो आउट ऑफ 15 आरसीपी कंट्रीज है, आरसीपी की डील जिन 15 कंट्रीज ने साइन की है उसमें से 11 के साथ तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था। तो अब इस देखिए मतलब बस 4 कंट्रीज के साथ पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट था, मतलब हमारा फायदा होता था। बाकी सारे कंट्रीज के साथ हम उन्हें कम बेचते थे, उनसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात थी या फिर बड़ा प्रॉब्लम था, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट जिनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट था 2018-19 साल के लिए कुल मिला के 105 बिलियन था, तो बहुत ही बड़ा था। और उसमें से अकेले चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट था विथ इंडिया वो था 54 बिलियन यूएस डॉलर्स, तो बहुत बड़ा। मतलब चाइना लगभग उससे आधा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था आरसीपी कंट्रीज के साथ, उसमें से चाइना के अकेले के साथ 50% के आसपास था। तो अगर हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टर्म्स में बात की तो 20% प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो हम लोग आरसीपी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे, वाइल 35% ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग उनसे इंपोर्ट करते थे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते थे और बहुत कम एक्सपोर्ट करते थे। तो अगर हम लोग हमारी मार्केट फ्री कर देते तो ये 35% से 100% भी हो सकता था। और हम जो इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो मार्केट है उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है अभी जो हमारी इंडस्ट्रीज है, उनको बढ़ने में और थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे जो एक्सपोर्ट हो जाते और थोड़े कम हो सकते थे ड्यू टू द क्वालिटी और कंपटीशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट या फिर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट।
तो उसकी वजह से इंडिया ने एग्जिट किया, ऐसा हम लोग कह सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन था इंडिया का एग्जिट करने के लिए। और वैसे भी इंडिया कभी भी ज्वाइन हो सकता है इस डील में। और जैसे हमें पता है आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का, और उस गोल के लिए भी गवर्नमेंट ने इस डील से एग्जिट किया होगा ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है उसकी वजह से हमें इंडिया में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंडिया में बेचना पड़ेगा। मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज है सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे, या फिर हमारी जो मार्केट है वो भी सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, ना कि चाइना या फिर बाकी जो कंट्रीज है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं होने चाहिए। इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत अगर हमें बनाना होगा तो हमें खुद के प्रोडक्ट्स अच्छे से बनाने होंगे, और खुद जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी क्वालिटी बना के बाहर के देशों को बेचने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा इंडिया कभी भी इसे ज्वाइन कर सकता है, और जो आरसीपी मेंबर्स है वो भी इंडिया को वेलकम कर रहे हैं कि इंडिया ज्वाइन हो जाए, या फिर इंडिया को इंसिस्ट कर रहे हैं इंडिया इस डील का पार्ट बने, या फिर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करे। क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उन कंट्रीज का भी फायदा है इफ इंडिया पार्टिसिपेट्स इन आरसीपी। पर अगर हमने इमीडिएटली पार्टिसिपेट कर लिया, अगर इंडिया ने इमीडिएटली पार्टिसिपेट कर दिया, तो 10 से 15 सालों तक इंडिया लॉस में ही रहेगा। तो उससे अच्छा हम लोग करेंगे 10 से 15 सालों में हमारी जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उन्हें अच्छे से डेवलप करें, उन्हें कंपटीशन के लिए रेडी करें, ताकि जो वो वाली मार्केट है, ये जो बड़ी वाली मार्केट है, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स लेके हम उतर सके और उनसे लड़ पाए। तो ये हमारा गोल होना चाहिए 10-15 सालों तक। उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं आरसीपी को। तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने पूरी तरह से ऐसे इमीडिएटली कहा कि हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया ने कुछ कंडीशंस भी रखी उनके सामने। तो उसमें से एक मेन कंडीशन थी ऑटो ट्रिगर वाली। तो ऑटो ट्रिगर एक ऐसी कंडीशन है, सपोज कोई एक जो क्वांटिटी है या फिर एक प्रोडक्ट है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अगर वो लिमिट एक्सीड हो गया तो हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो जैसे ही हमने पहले डिस्कस किया चाइना का जो स्टील है वो चीप होता है, तो जैसे इंडिया में सपोज इंडिया ने ये जो ऑटो ट्रिगर वाला लिमिट है वो लगा दिया 10,000 टन, तो चाइना अगर 10,000 टन अपना स्टील इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो अगर 10,000 टन से ऊपर एक भी टन उसने लगा दिया तो उस पर लग जाएंगे टैक्सेस। तो चाइना इस वाले टर्म के लिए एग्री हो गया, वो बोला ठीक है हम लोग टैक्स पे करेंगे इफ वी एक्सीड द ऑटो ट्रिगर लिमिट। पर इंडिया ने यहाँ पे एक होशियारी की, इंडिया ने यहाँ पे सेकंड कंडीशन रखी रूल ऑफ ओरिजिन की। तो यहाँ पे इंडिया को पता है कि चाइना बहुत बड़े पैमाने पे स्टील को प्रोड्यूस करता है, तो 10,000 टन से उसका कुछ नहीं होगा। तो जो बाकी वाला उसका जो ओवर प्रोडक्शन है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, वो भेज देगा ये छोटे छोटे कंट्रीज से, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जो छोटी छोटी कंट्रीज है, ब्रुनेई। जैसे चाइना यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करेगा 10,000 टन जो लिमिट है ऑटो ट्रिगर वाला, उसके हिसाब से बाकी 5-5 हज़ार टन ही इस कंट्री से भेज देगा हमारे इंडिया की तरफ। तो उससे क्या होगा, हम लोगों को लगेगा ओके ये इस कंट्री से आ रहा है 5,000 टन, तो उनके ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने FTA साइन किया है। और चाइना के ऊपर बस 10,000 टन के लिए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना उधर से चाइना की तरफ से बस 10,000 ही भेज देगा, ऊपर का उसकी तरफ से नहीं आएगा। क्योंकि अगर उसकी तरफ से आए तो उसके ऊपर बहुत हेवी टैक्सेस लगेंगे। तो चाइना टैक्स सेव करने के लिए इन जैसे कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज का यूज करके हमारे ऊपर स्टील डंप करेगा। तो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ही हेवी लॉस का भी पार्ट है। तो इंडिया ने यहाँ पे रूल ऑफ ओरिजिन सेकंड कंडीशन रखी। रूल ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज स्टील है, तो स्टील चाइना का स्टील है, तो वहाँ पे जो चाइना का स्टील है वो रूल ऑफ ओरिजिन से हमें पता चल जाएगा कि किस कंट्री ने उसको प्रोड्यूस किया है, तो उसके हिसाब से ऑटो ट्रिगर रूल फिर से एक्टिव हो जाएगा। सपोज चाइना ने स्टील चाइना से भेजा 10,000 टन, मलेशिया या फिर जो म्यांमार है उस कंट्री से हमें 5,000 टन भेजा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो म्यांमार से आया हुआ 5,000 टन है एक्स्ट्रा वाला, वो भी चाइनीज ओरिजिन का ही है। तो 10,000 प्लस 5,000, तो हम लोग उस 5,000 पे ऑटो ट्रिगर के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। पर अब इस कंडीशन के लिए चाइना नहीं माना, चाइना यहाँ से भाग गया। चाइना ने कहा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत सारे हेवी टैक्सेस लग जाते हैं अगर चाइना ने ये कंडीशन मानी होती। क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है स्टील या फिर और भी कई प्रोडक्ट्स है जो चाइना ओवर प्रोड्यूस करता है, जो उन्हें एक्सपोर्ट करनी होती है किसी भी हालत में, चीप प्राइस में हो या कैसे भी हो। नेक्स्ट है यूएस विड्रॉल फ्रॉम टीपीपी। तो टीपीपी जैसे मैंने पहले भी बताया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें यूएस प्लस 11 मेंबर्स थे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आरसीपी वर्सेस CPTPP। तो जब ये टीपीपी था तब उसमें यूएस भी था, यूएस प्लस ये बाकी की 11 कंट्रीज थी, पर यहाँ से यूएस ने विड्रॉ कर लिया। तो यूएस इस एग्रीमेंट में था, पर 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए इस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग टीपीपी से विड्रॉ कर लेंगे। और जब उन्होंने वो डिसीजन लिया तब पूरी दुनिया का जो फोकस है वो आरसीपी पे बढ़ गया और आरसीपी बन गया दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पर अब चाइना को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई
मानो जैसे सोने की चिड़िया ही मिल गई वो ट्रेड के लिए, जो आरसीपी के तौर पे चाइना को मिल गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, क्या है आरसीपी, उसका फुल फॉर्म क्या है, मेंबर्स कौन से, मैप कैसा है, इंपॉर्टेंस क्या है आरसीपी की, जीडीपी या फिर पॉपुलेशन का कंपैरिजन कैसा है, इंडिया ने क्यों वहां से पुल आउट कर लिया, टीपीपी क्या है। ये सारे मुद्दे हमने देख लिए। आप इसके नोट्स भी बना के रख सकते हो। और जो इंडिया का डिसीजन है, मतलब आरसीपी से बाहर रहने का या फिर आरसीपी से एग्जिट करने का, वो आपको कैसा लगा, ये आपका वैल्यूएबल ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा आपका ओपिनियन। तो यही था इस वीडियो में आरसीपी के बारे में, और भारत ने उससे क्यों पुल आउट कर लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।